जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो साथ में यह ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा स्टेट है, क्या टेरेन है। प्रिसाइसली यही चीज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए अलग हो जाती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू राजमित्र आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 10 इयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हिमाचल के लिए एज अ स्टेट हैव बीन वेरी गुड। लेकिन आज कौन से वो 7 फॉर्मिडेबल चैलेंजेस हैं, कौन सी वो 7 बड़ी चुनौतियां हैं जो हिमाचल की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है अड़चन बनी है एंड उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या उसके समाधान हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इश्यूज के बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं आज की डेट में जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, प्लस इन इश्यूज एंड चैलेंजेस के साथ साथ एविडेंस, डेटा, फैक्ट्स क्या हैं जो कोरोबोरेट करते हैं कि ये चैलेंजेस जो हैं दे आर नॉट जस्ट नॉर्मल चैलेंजेस, ये अच्छे खासे बड़े फॉर्मिडेबल चैलेंजेस हैं। यानी कि दे नीड टू बी लुक्ड अपॉन, दे नीड टू बी एड्रेस्ड वेरी मेटिकुलसली। उसके इंप्लीकेशंस क्या निकल के आ रहे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ये सारी चीजें जो हैं आज के हमारे इस सेशन का डिस्कशन रहने वाला है। चलिए, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ वी टेक अ लुक एट द चैलेंजेस, तो पहला मेजर चैलेंज जो दिखाई पड़ता है हमें हिमाचल की इकोनॉमी के लिए कि हाई क्लाइमेट रिलेटेड जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके चलते जो इकोनॉमिक लॉस फेस किया है स्टेट ने। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हिमाचल की इकोनॉमी ने 40,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस सफर किया है टू द ट्यून ऑफ 46,000 करोड़ ओवर द लास्ट 4 इयर्स। यानी कि आप इसको मान सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2026 के बीच में, मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर से 25-26 फाइनेंशियल ईयर के बीच में 46,000 करोड़ का लॉस सफर किया है हिमाचल प्रदेश के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने, जीएसडीपी ने। नियरली 4% ऑफ जीएसडीपी अगर साल के बेसिस पे देखा जाए, एनुअल बेसिस पे। इंप्लीकेशंस देखिए दोस्तों क्या रहे हैं इसके कि परसिस्टेंट फिस्कल स्ट्रेस, यानी कि पैसा जो है उसका अभाव, और साथ साथ ये मनी जहां जहां पे एलोकेट होता था उसके अंदर भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। जब जीडीपी फॉल करता है, 46,000 करोड़ का हमें नेट लॉस दिखाई पड़ रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो डेफिनेटली इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स भी होंगे। इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्टेट जो है जहां जहां एक्सपेंडिचर करना चाह रहा था वहां पे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वहां पे शॉर्टफॉल्स देखने को मिलेंगे। देन फर्दर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स, वो भी इसके साथ एक इंप्लीकेशन निकल के आता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हायर रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, की जो भी तबाही है उसके लिए आपको वापस रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अगेन यू हैव टू स्पेंड दैट मनी। तो वो ओवरऑल हमें दिखता है इकोनॉमिक लॉसेस में जो स्टेट ने सफर किए हैं बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स। चलिए, दूसरा मेजर फॉर्मिडेबल चैलेंज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर लेकर वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि एक तो हुआ आर्थिक पहलू उसका, दैट इज द इकोनॉमिक लॉस एंगल। दूसरा है डायरेक्टली जो इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज पे, क्योंकि प्लीज मत भूलिए इस बात को कि अभी भी हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। सो एविडेंस क्या दिख रहा है कि एप्पल इंडस्ट्री इंपैक्टेड, रिड्यूस्ड स्नोफॉल, चिलिंग आवर्स, प्लस लार्जली रेन फेड जो एग्रीकल्चर है सेंसिटिव है वेदर चेंजेस को, तो बारिश का ना होना या बहुत ज्यादा हो जाना, एंड साथ साथ जो है एप्पल की क्रॉप के ऊपर इसका एक प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलता है। इंप्लीकेशंस क्या रहते हैं, प्रोडक्शन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, किसान की जो आय है, उसकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, इनकम लॉसेस फॉर द फार्मर्स, प्लस शिफ्ट इन क्रॉप पैटर्न्स के दैट रिजल्ट्स इनटू द फार्मर्स और द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी इनटू ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसको सोचने में मजबूर हो जाती है कि कैसे जो है हम क्रॉप पैटर्न्स बेटर कर पाएं ताकि ये इंप्लीकेशंस हम कम झेल सकें, या इसको हम, आप कह सकते हो कि इसको वेट कर सकें। देन राइजिंग कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन, क्यों? क्योंकि जो ये चीजें, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अडेप्ट करना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको और ज्यादा एडवर्सली इंपैक्ट करते रहेंगे गोइंग इनटू द फ्यूचर। देन द थर्ड मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजिलिटी इन द हिमालयन टेरेन, जो हम शुरू में ही बोल रहे थे कि सिर्फ आप ब्लाइंड साइडली नहीं देख सकते, आपको देखना पड़ता है कि कौन से टेरेन, कौन सी ज्योग्राफी, कैसे टोपोग्राफी के अंदर उस आप इकोनॉमिक सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो हिमाचल के टेरेन को देखते हुए एविडेंस यहाँ पे क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, these have been affecting the infrastructure, roads, tourism, horticulture के supply chains को,
बैक एंड फोर्थ जो फ्रंट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं, सप्लाई चेन्स होती हैं, वो डिसरप्ट हो जाती हैं। इंप्लीकेशन, एक तो ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रप्शंस, हाइयर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी निकल के आता है, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी ओवरऑल टूवर्ड्स द मार्केट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो सारा हमें थर्ड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज में देखने को मिलता है। फोर्थ इज डिक्लाइनिंग कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लिमिटेड फिस्कल स्पेस। देखो दोस्तों, इस बात को समझो कि कोई भी स्टेट एक्सपेंडिचर जब करती है उसके दिमाग में ये चीज जरूर होती है कि अगर वो 1 रुपया इन्वेस्ट कर रही है तो सामने कितनी उसको रिटर्न मिलेगी। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कंपोनेंट होता है जहां आप 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको मल्टीपल टाइम सामने रिटर्न्स जनरेट करके देता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक लॉसेज हैं तो जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये गिरता चला जाता है, दैट इज फॉलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। क्यों? बिकॉज ऑफ मीगर रेवेन्यू रिसोर्सेज, के स्टेट के खुद के रिसोर्सेज जो है रेवेन्यू के, उसमें चुनौतियां देखने को मिली हैं, इकोनॉमिक लॉसेज देखने को मिले हैं, एंड साथ साथ डिक्लाइनिंग सेंट्रल एड, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते थे उसके अंदर जो डिक्लाइन देखने को मिला है, दैट हैज रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट फॉर इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि वो बढ़ा के और पैसा वहां नहीं खर्च कर पा रहे हैं। देन फर्दर इंप्लीकेशंस क्या निकले हैं इसके, कि कंस्ट्रेंट डेवलपमेंटल स्पेंडिंग, डेफिनेटली ये होता है, डिलेज इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट्स दोस्तों किसके साथ रिलेट करते हैं? ये रिलेट करते हैं डायरेक्टली आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। यानी कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कोई इकोनॉमी के अंदर कैपेक्स के रूप में पैसा खर्च किया जाता है तो उसके कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स निकल के आते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि देयर आर सर्टेन आउटकम्स, देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स, कुछ आउटकम्स होती हैं ऐसे वाले खर्चे की जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा होता है दोस्तों? जहां पे आप एसेट्स बिल्ड करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जिससे आपको और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर में ओपन अप होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात की जाए तो हम इसमें कह सकते हैं कि डायरेक्ट डिमांड क्रिएशन, यानी कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है सरकार की तरफ से तो उससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है जिससे डिमांड जनरेट होती है। डिमांड जनरेट होती है तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और आगे बढ़ने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। देन फर्दर एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे अगर मान लीजिए हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर डायरेक्टली जो लोग कार्यरत होंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल मान लो L&T ने हिमालयन एक्सप्रेसवे बिल्ड किया था, तो जो लोग डायरेक्टली वहां पे एम्प्लॉयड होंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर उनके लिए काम कर रहा होगा, उनके हाथ में इनकम आ रही होगी, इनकम आएगी तो वो उस इनकम से या तो स्पेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब डिमांड जनरेट करेंगे इकोनॉमी में, या फिर उससे सेविंग्स करेंगे। जो सेविंग्स भी करेंगे वो फर्दर किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा जो है वो रूट होगा। दूसरा इनडायरेक्टली, यानी कि जो भी उस कंस्ट्रक्शन फर्म को मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड सप्लाई कर रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो सीमेंट हो गया या लेट्स से स्टील हो गया एटसेट्रा, वो सारा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करेगा, दैट विल बी एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो वो क्या करेगा, वो फर्दर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप ये दो समझ में आए हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो, क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या कॉन्सेप्ट है? क्या यहां पे हमें दिख रहा है कि सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, मतलब इससे प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर को दिखता है कि अगर सरकार खुद जो है पैसा डाल रही है, मतलब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो हैं वो फ्यूचर में ओपन अप होंगी श्योर शॉट। तो प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी यहां पे कि वो भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए भी ग्रोथ, उनके लिए भी रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। तो वो क्या करेंगे, दे विल पुल इन देयर मनी, दे विल क्राउड इन इन्वेस्टमेंट जो है, दे विल इंश्योर कि पैसा जो है वो भी इन्वेस्ट करें, दैट इज क्राउडिंग इन। Crowding in of the investment, private sector will also, open up their purses, open up their wallets, loosen the strings of their wallets, और वो भी पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट जो है देंगे। चलिए, देन फर्दर
प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। अब ये जो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर है, ये कहना इसको सही होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा? देखो, जो भी आपके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करेगा, जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको इंप्रूव करेगा, ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करेगा, ओवरऑल एफिशिएंट बनाएगा हमारे लॉजिस्टिक या ओवरऑल सप्लाई चेन को। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये इस एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो डायरेक्टली इन सभी मल्टीप्लायर्स में रिजल्ट करता है, विच इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्यों जरूरी है कि इकोनॉमी के अंदर या किसी भी स्टेट या कंट्री के इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट जो है वो भी होना जरूरी है एंड उसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स कम बैक। तो हमने ये बात देख ली। अच्छा, अगला चैलेंज देखो, 4 चैलेंजेस बात कर लिए हमने, टोटल 7 मेजर चैलेंजेस की बात करेंगे, फिर जाएंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। 5वां चैलेंज है हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये पर्टिकुलरली देखने को मिल रहा है हमें इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश नेशनल एवरेज से भी ज्यादा, यानी कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है एट 16.3% इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स, सिग्निफिकेंटली हायर है देन द नेशनल एवरेज जो स्टैंड करता है एट 10.2%। तो आपको ये लगा लीजिए यहां पे कि ओवरऑल जो है इंडिया का जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे हिमाचल प्रदेश ऊपर चल रहा है एज पर दिस डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। प्लस इंप्लीकेशंस क्या दिखते हैं? राइजिंग सोशल स्ट्रेस अमंग द यूथ, जिसके चलते दे फॉल टू सर्टन unproductive things, narcotic substances, substance abuse, then rising skill mismatch, out migration from the state, youth जो है वो बाकी states में जगहों पे even abroad explore करते हैं opportunities, and slower economic diversification। तो ये सारी चीजें जो हैं you need to look into this stress in high youth unemployment। चलिए, देन फर्दर 6th चैलेंज इज स्ट्रक्चरल शिफ्ट अवे फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, क्रिएटिंग प्रेशर्स ऑन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। एडजस्टमेंट प्रेशर क्रिएट होता है कैसे? देखो, प्राइमरी सेक्टर जो है 13.7% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि पहले इतना नहीं था, ये गिर के 13.7% पहुंचा है। और सर्विसेज एंड इंडस्ट्री अब टोटल कंबाइंड अगर क्यूमुलेटिवली देखें, दोनों को मिला के सेकेंडरी एंड टर्शरी मिला के जो है 85% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीवीए में। ठीक है, ये एविडेंस दिख रहा है। लेकिन हमने इस बारे में पहले एक और वीडियो में बात की थी कि प्राइमरी सेक्टर में अभी भी 54% जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मतलब इसका इंप्लीकेशन क्या निकल के आया कि नीड फॉर वर्कर रीस्किलिंग, आपको जो है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग करनी पड़ेगी वर्कर्स की, ताकि वो ऑब्जॉर्ब हो पाए, एडजस्ट हो पाए इनटू द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। प्लस रिड्यूस्ड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जो ग्रामीण कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज हैं, डिपेंडेंट हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर। तो ये एक इसका इंप्लीकेशन निकल के आता है, जो हमारा छठा बड़ा मेजर चैलेंज है। चलिए, देन 7th एंड द लास्ट मेजर चैलेंज इज हेवी डिपेंडेंसी ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव हॉर्टिकल्चर। देखो, इसमें जो आंकड़े हैं वो साफ साफ ये दिखाते हैं कि एप्पल डोमिनेट करता है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए, कि एप्पल्स अकाउंट फॉर 76% ऑफ हॉर्टिकल्चर जीवीए। पहली चीज। दूसरा मेजर फैक्ट कि अगर ओवरऑल फ्रूट एरिया के अंदर देखा जाए तो 50% नियरली जो है एप्पल उसमें डोमिनेट कर रहा है। तो नियरली 50% ऑफ फ्रूट एरिया इज अंडर एप्पल कल्टीवेशन। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई डिपेंडेंस ऑन एप्पल्स। इंप्लीकेशन क्या निकल के आएगा? इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट शॉक्स, पेस्ट आउटब्रेक्स एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। क्यों? आपको जो है डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट हैं तो उस क्रॉप में अगर लॉसेस हैं तो ये बहुत मेजरली इकोनॉमिक लॉस में ट्रांसलेट करेंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक और हमारे लिए यहाँ पे चैलेंज दिखता है जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट कैन बी
द सॉल्यूशंस, के समाधान जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल सॉल्यूशंस में वी कैन प्रपोज सम ऑफ दीज सॉल्यूशंस। पहला मेजर सॉल्यूशन जो हो सकता है कि एक तो हमें चाहिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब क्योंकि हमारे स्टेट में, हिमाचल में, खुद का जो हम हिमाचल रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है उसमें ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो इसलिए ये चाहिए कि कुछ इसमें मेजर सपोर्ट रहे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इट कैन बी अ 90:10 शेयरिंग बेसिस फंड, के 90% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर, 10% फ्रॉम द स्टेट, के 10% उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल कर रहे हैं। ऐसा मॉडल हो सकता है 90:10 वाला, जहां पे एचपी क्योंकि बहुत वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट, है ना, बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इट्स लोकेशन इन द यंग एंड फ्रेजाइल हिमालयन माउंटेन्स, जो कि आप लोग फैक्ट्स ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इंक्रीजिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इंटेंसिफाई करता है इस वल्नरेबिलिटी को इन द कमिंग ईयर्स, कि आने वाले सालों में ये वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है, इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो क्या चाहिए, इसीलिए देयरफॉर ये एक डेडिकेटेड DIF, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 90:10 वाले शेयरिंग मॉडल में, which can help reduce financial burden arising from these repeated infrastructure losses। एक बात, दूसरा, इनको बिल्ड करने में या रीबिल्ड करने में ये पैसा जो है वो यूज किया जा सकता है, टू रीबिल्ड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म resilience in the infrastructure required in the state। तो that can be the first major thing जो आपको जो है लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और जो ये डैमेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको कवर अप करने में जो है हेल्प कर सकता है। देन सेकंड वी कैन से, जो दूसरा हमारा मेजर पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद इन हॉर्टिकल्चर। मतलब जो अभी हम डेटा देखकर आए थे 76 and 50% रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ GVA एंड द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, तो उसमें एप्पल जो डोमिनेट कर रहा है, ये फैक्चुअल जो हम फैक्ट देख के आए थे। हाउएवर इट्स ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन एंड सेंसिटिविटी टू क्लाइमेट चेंज नेसेसिटेट डाइवर्सिफिकेशन, कि यहाँ पे क्या है, फार्मिंग कम्युनिटी की ओवर डिपेंडेंसी है, दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन ओनली वन क्रॉप, राइट, जिससे क्या होता है, उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या करना पड़ेगा, HP हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर सिट्रस फ्रूट्स, फॉर कीवी, पोमग्रेनेट, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स ड्यू टू इट्स वेरिड क्लाइमेटिक जोन्स। तो इसके चलते आप जो है डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है सक्षम है। सो मूविंग टूवर्ड्स अ मोर डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चरल मॉडल विल स्ट्रेंथन फार्मर इनकम्स एंड रिड्यूस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, के एक तो जो किसान है उसकी आय जो है वो बढ़ने में हेल्प होगी, प्लस उसकी वल्नरेबिलिटीज जो है वो रिड्यूस हम कर पाएंगे सक्सेसफुली। चलिए, देन व्हाट कैन बी अनदर पोटेंशियल सॉल्यूशन, दैट इज तीसरा, कि स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कि लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस, रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स, ठीक है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेजिलियंस प्लान्स जो फोकस करें लैंडस्लाइड प्रोन एंड फ्लड प्रोन रीजन्स पे, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध काम जो है ना किया जाए, उसको जितना सस्टेनेबिलिटी के साथ किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड वो डिजास्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। पहाड़ डिजास्टर्स नहीं लेके आ रहे, रेनफॉल डिजास्टर नहीं लेके आ रही, हमारी खुद की एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो हैं उसको इन्वाइट कर रही हैं। प्लस प्रमोट साइंटिफिक स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल इंफ्रा डिजाइंस इन हाई रिस्क जोन्स स्पेशली, वैसे तो हर जगह बट पर्टिकुलरली इन द हाई रिस्क जोन्स, जहां पे हमारे एक्शंस जो हैं वो कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स जो हैं वो लेके आते हैं। चलिए, देन नेक्स्ट कैन बी कि इन्वेस्ट करें किसमें, ह्यूमन कैपिटल में, बढ़ाएं ह्यूमन कैपिटल को एंड स्किल डेवलपमेंट, दैट इज इन्वेस्ट इन पीपल बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग हिमाचल प्रदेश। तो अलाइन करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इमर्जिंग सेक्टर्स के साथ, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, IT, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब जो आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी वाले सेक्टर्स का पार्ट है, ठीक है। प्राइमरी में क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर लिया। अब ये दूसरे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के अंदर,
तो स्ट्रेंथन करो वोकेशनल एजुकेशन रूरल एरियाज में, इंटीग्रेटिंग डिजिटल स्किलिंग एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल्स, एंड प्रमोटिंग वुमेन्स सेंट्रिक स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स। तो ये सारा क्या हेल्प कर सकता है, एक और आप कह सकते हो स्किल्ड एंड बेटर ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने के अंदर, जो सस्टेनेबल होगी, ग्रोथ को सस्टेनेबली कैरी करेगी नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर। ऑलराइट, so what we can say here is that next potential solution can be accelerating industrial growth। कि HP जो है, it has thriving pharmaceutical industry जो 65% एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करा जिसने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, एंड कंसिस्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। तो मॉडर्नाइज करना चाहिए हमें अपने सेक्टर को और आगे फॉर फर्दर एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऑल राइट, सो कमिंग टू अ कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दिस दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि देखो मेटिकुलस प्लानिंग, रिगरस इंप्लीमेंटेशन एंड कीपिंग द पीपल एंड द स्टेट एट द हार्ट ऑफ इट, एट द हार्ट ऑफ द all of the planning that is going into it, कि जो solutions हमने जो है इधर बात की है और उसके potential results क्या हो सकते हैं, कि आप economic growth, quality life उसको balance कर सकते हो, यानी कि एक sustainable model के तहत जो है आप sustainable development को आगे and inclusive development को बढ़ा सकते हो। So this is basically what is required for Himachal, for its people, for a better tomorrow, planning smartly, implementing strongly and transforming this economy of Himachal Pradesh। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये क्विक जो आपको जहां पे हमने चैलेंजेस प्रेजेंट किए एंड उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं HPS के लिए, एंड लाइक भी कर दें इस वीडियो को। चलिए तो आई टेक योर लीव, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।